हेलो स्टूडेंट्स। आज कुछ कमेंट्स के अनुसार जो वीडियो में आए हैं कि संकर यौगिक के बारे में कोई वीडियो बनाई जाए, तो आज हम उसी टॉपिक को ले रहे हैं कि K4FeCN6 इस तरीके का कोई यौगिक अगर आपने देखा हो जिसमें बड़ी वाली ब्रैकेट यूज हो रही है, तो वो पहचान है कि वो यौगिक उपसय संयोजी या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। बड़ी ब्रैकेट पहचान है इसकी। अगर हम इस यौगिक को जल में आयनित करें तो ये 4K पॉजिटिव और FeCN का होल 6 -4 नेगेटिव के अंतर्गत आयनित हो जाता है। Fe और Cn भी यहाँ आयंस के रूप में मौजूद हैं, लेकिन ये सॉलिड कंडीशन के साथ साथ वाटर वाली कंडीशन में अर्थात आयनन अवस्था में भी जल के अंतर्गत अलग अलग आयनित नहीं होते हैं और 1 और 6 आयन मिलाकर कॉम्प्लेक्स आयन अर्थात जटिल आयन बनाते हैं। इसीलिए ऐसे आयन जिन यौगिकों के अंतर्गत उपस्थित होते हैं उन्हें जटिल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। इन कॉम्प्लेक्स आयन के अंतर्गत अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो जो सेंट्रल मेटल आयन है Fe डबल पॉजिटिव, उसके चारों ओर 6 Cn कोऑर्डिनेट या उपसय संयोजी बंध से जुड़े हुए हैं। इसीलिए इन कंपाउंड को कोऑर्डिनेट कंपाउंड या उपसय संयोजी यौगिक भी कहते हैं। संकर या हाइब्रिड शब्द का मतलब होता है जहां 2 या 2 से ज़्यादा स्पीसीज के करैक्टर मौजूद हों, वो संकर शब्द या हाइब्रिड शब्द कहलाता है। तो ऐसे यौगिक हाइब्रिड यौगिक या हाइब्रिड कंपाउंड भी कहलाते हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत जो आयन उपस्थित होता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, उस आयन की फॉर्मेशन 2 या 2 से अधिक आयनों से या मॉलिक्यूल से मिलकर होती है। इसीलिए ऐसे आयनों को हम कॉम्प्लेक्स आयन या हाइब्रिड आयन या संकर आयन भी कह देते हैं। तो ये हमारी पूरी केमिस्ट्री हो गई संकर यौगिक की। तीनों नाम इसके निकल कर आ गए, क्यों इन्हें ये कहते हैं, क्यों इन्हें उपसय संयोजी और क्यों इन्हें जटिल यौगिक कहते हैं। अगर एक लाइन में इनकी डेफिनेशन देखी जाए तो ऐसे कंपाउंड्स जो ठोस अवस्था के साथ साथ जल अवस्था में भी अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को संकर यौगिक, उपसय संयोजी यौगिक और जटिल यौगिक भी कह देते हैं। ये सारे नामकरण हमने तुम्हें बता दिए। अब हम इन यौगिकों के IUPAC नामकरण को पढ़ेंगे। ये बोर्ड के पेपर के अंतर्गत पूछे जाने वाला सवाल है। कई सारे कंपाउंड देने के बाद इनके IUPAC नाम पूछे जाते हैं। अगर हम इन IUPAC नाम को सरल तरीके से थोड़ा सा पढ़ लें तो फिर हम इनके नाम अच्छे करके लिख आएंगे। हम इनके नामों को पढ़ने के लिए IUPAC द्वारा जो दिए गए रूल हैं उनको पढ़ेंगे और उन रूल को मैं बताते जा रहा हूँ और एग्जाम्पल बतौर उनके नाम भी लिखते चले जाएंगे। IUPAC के अकॉर्डिंग किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब नाम लिखा जाता है तो सबसे पहली बात ये कि पहले हम कैटाइन का और फिर एनाइन का नाम लिखते हैं, अर्थात पहले धनाइन का नाम लिखना है फिर एनाइन का लिखना है। चाहे धनाइन कॉम्प्लेक्स आयन हो या ना हो, चाहे सिंपल आयन हो, जैसा भी होगा हमें उसका नाम पहले लिखा जाएगा। इसके बाद दूसरा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन का नोमेनक्लेचर करना। तो कॉम्प्लेक्स आयन के अंतर्गत बेटा 2 स्पीसीज होती हैं, एक जिसे सेंट्रल मेटल आयन कहते हैं जो बीच में होता है, और बाकी के लीगेंड होते हैं जो चारों ओर जुड़े होते हैं। यहाँ वही मेटल प्रेजेंट होगी जिसका आकार छोटा हो और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन पेयर को रखने के लिए उसके पास रिक्त ऑर्बिटल हों। ये काम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की मेटल अच्छे से कर सकती हैं। इसीलिए डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की मेटल यहाँ सेंट्रल मेटल आयन के रूप में प्रेजेंट होती हैं। लीगेंड का काम वो कोई भी आयन, वो कोई भी अणु या वो कोई भी एटम कर सकता है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो और उपसय संयोजी बंध बनाने के दौरान वो अपने लोन पेयर को साझे के लिए दे सकता हो। ऐसा कोई भी लीगेंड की तरह काम कर सकता है, अर्थात ये लीगेंड कहलाएंगे। तो इसके अंतर्गत 2 स्पीसीज हो गई, एक आयन मतलब सेंट्रल मेटल आयन और एक लीगेंड। अब इसके बाद इनके नोमेनक्लेचर की बात आती है।
तो जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो बड़ी ब्रैकेट है, हम इसी को कोऑर्डिनेशन स्फीयर या उपसे संयोजी क्षेत्र बोल देते हैं। और जब हम इसका नोमेनक्लेचर करने जाते हैं तो पहले लिगैंड का नाम लिखते हैं और फिर मेटल आयन का नाम लिखते हैं। तो लिगैंड का नाम लिखते समय IUPAC के कुछ रूल हैं, अगर हम उन रूल को समझते चलें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे हम अगर नेगेटिव लिगैंड हो तो नेगेटिव लिगैंड के अंतर्गत अगर आयन का नाम बोला जाए तो वो आयन इड, इट या एट करके बोले जाते हैं। जैसे सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट, इड, इट, एट, यही तीनों आएंगे। तो IUPAC ने इनके अंतर्गत करा है कि अगर कोई भी नेगेटिव आयन लिगैंड का काम करता है तो उनके नाम के अंत में ई हटाकर ओ जोड़ देती हैं, अर्थात हम इसे साइनाइडो बोलेंगे। अगर सल्फाइड होता तो सल्फाइटो बोलते, अगर सल्फेट होता तो सल्फेटो बोलते, अगर हाइपोक्लोराइट होता तो हाइपोक्लोराइटो बोलते, अगर परक्लोरेट होता तो परक्लोरेटो बोलते। यानी नेगेटिव लिगैंड का नाम वेरी सिंपल, ई हटाकर ओ जोड़ देना है और उनका नाम आसानी से लिखा जा सकता है। इसके बाद लिगैंड अगर न्यूट्रल हुआ, जैसे अमोनिया है, H2O है, CO है, तो ऐसे लिगैंड के नाम बिल्कुल परमानेंटली IUPAC ने लिख रखे हैं, इनके नाम हमें याद ही करने पड़ेंगे। जैसे NH3 का नाम एमीन बोला जाता है, ध्यान रखना इसमें डबल एम है स्पेलिंग में, एक एम नहीं बनेगा, एमीन बोला जाता है। H2O हो तो एक्वा बोला जाता है और CO हो तो कार्बोनिल बोला जाता है। वैसे तो और भी न्यूट्रल लिगैंड हैं जो यूज करे जाते हैं, जैसे एक EN भी है, इथाइलिन डाइअमीन बोला जाता है। इन लिगैंड के नाम हम याद कर लेंगे। इनके अलावा भी कुछ और हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज होने वाले लिगैंड जो न्यूट्रल लिगैंड में वो यही है। इसके बाद धनावेशित लिगैंड आता है। धनावेशित लिगैंड के अंतर्गत नाम में बाद में EM शब्द जरूर जुड़ा होगा। जैसे NO पॉजिटिव होता है, NO पॉजिटिव, तो इसे नाइट्रोसो बोलते हैं, तो इसका नाम नाइट्रोसोनियम हो जाएगा। और नाइट्रोसोनियम, इसी के अलावा और भी अगर पॉजिटिव लिगैंड होते हैं तो उसके नाम में जो भी नाम है EM जोड़ दो। वैसे पॉजिटिव लिगैंड मिलेगा नहीं, मिलेगा तो NO मिलने की संभावना ही है, बाकी और कोई मिलने की संभावना नहीं है। तो इस तरीके से हम नेगेटिव लिगैंड का भी नाम लिखना सीख गए, पॉजिटिव लिगैंड का भी नाम सीखना सीख गए, और न्यूट्रल या नेगेटिव लिगैंड या पॉजिटिव लिगैंड सभी के नाम लिखने सीख गए। फिर इसके बाद अगली पिक्चर आती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंतर्गत लिगैंड एक से ज़्यादा प्रकार के हों। जैसे इसके अंतर्गत है EN भी है, अमोनिया भी है, H2O भी है, तो इनके नामों को किस तरीके से, किस ऑर्डर में लिखा जाए। तो इसके लिए IUPAC ने रूल बनाया कि भाई जिन लिगैंड के अंतर्गत अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसे पहले नाम लिखा जाएगा, जो बाद में आएगा उसे बाद में लिखा जाएगा। तो EN एथिलीन डाइअमीन, एमीन और एक्वा को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हुए इन लिगैंड के नाम लिख दिए जाएंगे। लिगैंड के अंतर्गत आने वाली एक समस्या और है कि जैसे EN है, EN का नाम एथिलीन डाइअमीन है। इस एथिलीन डाइअमीन के अंतर्गत नाम में ही डाई शब्द आता है, और जब नाम में डाई शब्द आता है तो ऐसी कंडीशन में जब हम इनके लिगैंड के संख्या यूज करेंगे तो फिर डाई यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन होगा। डाई एथिलीन डाइअमीन, तो ऐसा लगेगा दो एथिलीन है, दो अमीन है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे लिगैंडों के नाम के अंतर्गत हम वो संख्याएं यूज न करके IUPAC ने कुछ और नंबर दिए उन्हें जो बोले जाते हैं। जैसे 2 होगा तो हम उसे बिस बोलेंगे, 1 की तो ज़रूरत ही नहीं है। 3 है तो ट्रिस बोलेंगे, 4 है तो टेट्राकिस बोलेंगे, टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, इसी तरीके से बोलते चले जाओ, हेक्साकिस, हेप्टाकिस, ऑक्टाकिस, नोनाकिस, डेकाकिस। और इसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि जब ये संख्या लिखी जाएगी तो ये संख्या लिखने के बाद इनका नाम ब्रैकेट में लिखा जाएगा, और इनके नाम लिखने के बीच किसी भी प्रकार का कोई बीच में डैश नहीं लगाया जाएगा। ये करने के बाद लिगैंड की सारी समस्याएं लगभग समाप्त हो जाती हैं। अब हम सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखते हैं, और सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखते समय केवल हमें 2 बातों का ध्यान रखना है
कि सेंट्रल मेटल आयन ऋणात्मक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है या धनात्मक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है। अगर वो नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है तो मेटल के नाम में 8 शब्द सफिक्स के रूप में लगेगा और साथ ही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर रोमन अंक में उसके पीछे लिख दी जाएगी। इसी तरीके से अगर धनावेशित होता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो Cu का नाम नॉर्मल लिखा जाएगा कॉपर और फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इसके साथ इसकी ब्रैकेट में लिख दी चली जाएगी। इस तरीके से हम कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। अब हम इनका नाम यहाँ पर लिखेंगे। एक ऐसी भी दिक्कत आ सकती है जैसे H2PtCl6, अगर कोई एसिड होता है लेकिन है वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड तो उनका नाम लिखते समय हमें हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनिक एसिड लिख सकते हैं, अर्थात एक लग जाएगा प्लेटिनम के नाम में और H2 का नाम लिखने की वहाँ ज़रूरत नहीं होगी। अब हम जो रूल हमने पढ़े उन रूल के हिसाब से हम इनके नाम लिखने की कोशिश करेंगे। नाम लिखना शुरू करते हैं और नाम लिखते समय एक बात और ध्यान रखनी है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका पूरा इंग्लिश जो भी नाम आता है वो एक ही साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसके अंतर्गत ब्रेकेज नहीं होगा। जैसे इसी का नाम लिखते हैं तो नाम होगा इसका पोटेशियम, ये अलग हो गया अब, और अब एनाइन पूरा हुआ है तो इसका नाम वो लिखा जाएगा हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। चूंकि मेटल में नेगेटिव है इसलिए 8 लगेगा। फेरेट, अच्छा इनके लैटिन नाम के अंतर्गत ही 8 लगता है और फिर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर इसके अंतर्गत लिख दी जाएगी। Cn को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए जिनमें 4 पोटेशियम दे देता है, 2 Fe देगा तो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गई। इसका नाम लिखें CuNH3 का होल 4 SO4, तो इसका नाम होगा, पहले पॉजिटिव का नाम लिखा जाएगा तो टेट्रा एमीन, अर्थात आधा माह इसके अंतर्गत है। टेट्रा एमीन कॉपर, देखो एक ही लाइन के नीचे है, कॉपर सेकंड और सल्फेट। इस वाले का नाम लिखें, इसमें दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं। ध्यान रखना पहला कोऑर्डिनेशन स्फीयर सदैव पॉजिटिव होगा और बाद वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर सदैव नेगेटिव होगा। अगर उल्टा लिखा हुआ है तो पहले हम उन नामों को सही कर लेंगे फिर उसके बाद उनका नाम लिखेंगे। जैसे अब इसका नाम लिखें टेट्रा एमीन, चूंकि मेटल पॉजिटिव आयन में इसलिए नॉर्मल लिखी जाएगी। प्लेटिनम 4 नेगेटिव आयन है, ये 0 होता है तो दोनों प्लेटिनम को देखो तो सेकंड आएगा। टेट्रा एमीन प्लेटिनम और फिर टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट, टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट सेकंड, टेट्रा एमीन प्लेटिनम सेकंड, टेट्राक्लोराइडो प्लेटिनेट सेकंड। अब इसका नाम लिखें तो यहाँ देखो एक तो EN वाला रूल आएगा बिस्ट्रिस वाला और एक आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसका नाम। तो इसका नाम होता है एक्वा AQ, इसका नाम होता है एमीन AM, इससे पहले ये आएगा, और इथाइलिन इसकी स्पेलिंग इस है तो पहले ये फिर ये आएगा, तो इसका नाम क्या होगा एमीन एक्वा, फिर इसके बाद इसका नाम लिखा जाएगा तो बिस एथिलीन डाइअमीन, अच्छा ये एमीन लिखा जाता है नॉट एमीन, एथिलीन डाइअमीन, और फिर इसके बाद कोबाल्ट, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगी यहाँ पर क्योंकि 3 क्लोराइड हैं, बाकी सारे के सारे लीगेंड न्यूट्रल हैं, और फिर इसके बाद क्लोराइड, नॉट क्लोराइडो क्लोराइड क्योंकि ये आयन है लीगेंड नहीं। FeCO का 5 लिखें तो इसका नाम पेंटा कार्बोनिल और आयरन 0।
इसका मतलब अगर न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तब भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 यूज होगी। और अगर कोई एसिड है तो ऐसी कंडीशन में H2 नहीं लिखते, जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड लिखते हैं उसी तरीके से हेक्साक्लोराइडो प्लेटिनिक और 4 एसिड। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नाम लिख सकते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम लिख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम लिखने के लिए अगर ये रूल को 1-2 बार 2-3 बार ढंग से पढ़ लिया जाए तो नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, इन नाम लिखने का अभ्यास करना हमें बेहद ज़रूरी है। अभ्यास करने का सही तरीका है कि पहले बुक के अंतर्गत जो भी नाम लिखे हुए हैं उनके नामों को ध्यान से देखो, उनके अंतर्गत रूल का जो भी गड़बड़ है या रूल का जो भी सिस्टम है उस रूल को समझो, और उस रूल को समझने के बाद रैंडमली उनमें से कहीं से भी कोई 10 मॉलिक्यूल उतार कर उनके नाम लिखने की कोशिश करो। लिखते समय बुक को देखने की ज़रूरत नहीं है, गलत आता है गलत लिखो, सही आता है सही लिखो, उसी के बाद तुम्हें गलती का एहसास होगा और तुम अपने सही पर पहुंचोगे। अगर यहाँ IUPAC में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।